मतलब हाउ टू बिकम अ पॉलिटिशियन। आप जय श्री राम बोलते हो, मतलब आप अंधभक्त। 70 ईयर्स से हमारे यहाँ बस नेपोटिज्म ही चल रहा था राजनीति में। जैसे सीए एनआरसी 8-9 महीने का था छोटा और उसका कान सिर्फ इतने से लोभ से लटका हुआ था। अगर आपको पाकिस्तान प्रेम है ना तो फिर आप भारतीय नहीं। वेलकम एवरीवन, दिस इज आनी रे। आज का जो एपिसोड है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हमारे गेस्ट है श्वेता मैम, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप भी बहुत कुछ अपने लाइफ में ज़रूर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। श्वेता मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज आप बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट मैम। और बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था इस दिन का जब मैं आपके साथ थोड़ी बातें करूं। जो यूथ रहता है या मेरे जैसे लोग, हम सोचते थे कि पॉलिटिशियन कैसे बना जाए, और आपको मैं देख रहा हूँ बिकॉज आप यंग क्राइटेरिया के पॉलिटिशियन आप हैं और आपसे मैं लाइफ में बहुत कुछ सीखता हूँ। इसलिए तो मैम सबसे पहले मैं थोड़ा सा चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? सबसे पहले तो मैंने अपने कॉम्प्लीमेंट को खत्म नहीं किया था। आज आप केसरिया रंग में बहुत भारे हैं। थैंक्स अ लॉट। और मुझे पता है कि ये देश भी केसरिया रंग में बहुत भाता है। 100%। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। हाँ। देखिए, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत, so I always say that I'm a born entrepreneur and once an entrepreneur is always an entrepreneur. Exactly. आप दिल से अगर entrepreneur हो ना तो आपको दिन भर ये सोचता है कि अब मैं नया क्या करूं। तो जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी में मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमबीए किया, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करती थी। उसके बाद मेरे अंदर मैंने एक टेड टॉक दिया है जिसमें इट्स अ लॉन्ग टेड टॉक, जिसमें मैं ये बताती हूँ कि मैंने पिताजी को अपने बताया कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो मेरे पिताजी ने कहा कि वो होता क्या है, मैंने शब्द कभी सुना नहीं है और इसको स्पेल कैसे करते हैं, पहले ये बताओ। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू बी अ जॉब गिवर। तो मैंने अपने पीएफ से पैसे निकाल के अपने पहले कंपनी की शुरुआत की। वहाँ से मैंने ये रियलाइज़ किया, गॉड वाज वेरी काइंड, हमने सक्सेस काफ़ी देखी। मैंने ये रियलाइज़ किया कि दूसरों के लिए करने में बहुत मज़ा है। और साथ में जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो आप देश के लिए यदि कुछ करते हैं ना, इफ़ आई एम इनोवेटिंग फॉर माई कंट्री, इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर माई कंट्री, if I'm doing something which is making someone's lives better, मेरा कोई प्रोडक्ट, मेरा कोई आइडिया, गिविंग एम्प्लॉयमेंट, तो आपको इतनी खुशी रहती है ना कि वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है। तो यदि मैं अपने पूरा जीवन ही देश के नाम डेडिकेट कर दूं तो मेरे जीवन का महत्व कितना होगा, मेरा पर्पस कितना स्ट्रांग हो जाएगा। Exactly. और वो दिन था जो मैंने सोचा कि आई नीड टू डू समथिंग more, make an impact, and I dedicated my life to this one word called impact. अब मुझसे आपकी जैसा कोई यंग इन्फ्लुएंसर पूछता है ना कि मैम आपका पर्पस, आपका कॉलिंग क्या है, तो हमेशा ये कहती हूँ मैं कि यदि मेरे बच्चों के बच्चों ने ये बात नहीं सोची या कही कि मेरी दादी या नानी की वजह से इतने लोगों के जीवन बदल गए, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। Exactly. Just look at it. Piyush ji has electrified so many villages. पहली बार एक पढ़ने वाले बच्चे ने बल्ब देखा कि वो बल्ब के नीचे पढ़ सकता है। इतने दिन तक लालटेन में पढ़ता था। पहली बार मोदी जी ने ऐसे घरों को ईंधन दिया जहां की माएं चूल्हा फूंक फूंक कर परेशान थी। आप उस माँ की खुशी देखिए। पहली बार जब कुछ लोगों को, अब मैं दरभंगा गई थी और वहाँ से उड़ते समय मेरे बगल में एक ऐसी महिला बैठी थी जो पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। तो आप वो खुशी देखिए कि हम अगर ऐसा काम कुछ कर सके जिससे कि पूरा एक जनरेशन बदल जाए, ये खुशी कितनी बड़ी है। और इसीलिए चलते फिरते तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुआ, देन पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री होगी आपकी? ऐसा है कि while I was an entrepreneur, I was a technology entrepreneur. तो मैं सॉफ्टवेयर्स बनाती थी और प्रोडक्ट्स बनाती थी, सर्विसेज देती थी। तो किसी ने मुझे ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के, वो बहुत टेक्नो सैवी हैं और उनको एक अजब गजब सा प्रोडक्ट चाहिए
उनको ये प्रोडक्ट चाहिए जिसका नाम स्वागत था, कि किस तरीके से डेटा एस्केलेशन हो सके। और इसी तरीके से मैं गुजरात पहुंची, उनसे मुलाकात की, और जब उनसे पहली बार मुलाकात की तो मैंने मन में सोचा कि क्यों हम जिंदगी में ये हमेशा सुनते रहते हैं कि एक अकेला आदमी क्या करेगा, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। एक अकेले आदमी ने सपना देखा और पूरे गुजरात को बदल दिया। और मैं अक्सर ये बात कहती थी कि ये गुजरात मॉडल, लोग मुझसे पूछते हैं क्या है, तो हमारे देश में अभी भी, हम नागपुर में बैठे हैं और नितिन गडकरी को पूरा देश और आगे आने वाला जनरेशन नितिन रोडकरी नाम से जानेगा, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में नितिन जी रोड वहां बना रहे हैं जहां लोग पहले से बसे हुए हैं। गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल था जहां पर लोग बाद में गए, सड़कें पहले बनी, इलेक्ट्रिसिटी पहले आई, बाद में वहां पर इंडस्ट्रीज पहुंची। ये विजन एक आदमी का था और उसने पूरे गुजरात को बदल दिया। और उस व्यक्ति को देखकर मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो गई कि यदि एक आदमी इतना कुछ बदल सकता है, तो यदि इसके हाथ मजबूत किए जाएं और हम जैसे लोग जो कुछ और नहीं चाहते, सिर्फ इम्पैक्ट चाहते हैं, वो अगर इनके हाथ बने तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। Exactly. लेकिन हाँ, मुझे आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखिए राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां पर आउटसाइडर्स आर नॉट वेलकम। Exactly. आपको किसी के पुत्र, किसी की पुत्री, किसी की, आपका सरनेम बहुत जरूरी है। और पिछले 70 इयर्स से हमारे यहाँ बस नेपोटिज्म ही चल रहा था राजनीति में। तो देखिए, मेरे पास ना सरनेम था, ना मैं गांधी थी, ना पैसे थे, आम घर से आने वाली लड़की, लेकिन मैं एक ऐसे नेतृत्व से मिली और एक ऐसे पार्टी का दर्शन हुआ कि मेरे परिवार में सब, क्योंकि मैं अयोध्या से आती हूँ, तो मेरे परिवार में सब स्वयंसेवक रहे हैं, हम इस विचारधारा के रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। मेरे काफ़ी परिवारजन जो हैं वो कार्यकर्ता रहे, लेकिन मेरे पिताजी फौज में थे तो हमने फौजी कल्चर देखा। तो हमने कभी ये सोचा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हम जैसे लोगों का बाँह खुले करके स्वागत करेगी। लेकिन केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हर उस व्यक्ति को जो परफॉर्म कर सकता है उसका स्वागत किया है, और जो इस देश में, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के ज़रूरतमंदों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए और इस देश के विभिन्न सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स के लिए जिसके मन में कुछ भी करने की चाह है ना, उसको इस पार्टी ने मौका दिया है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि I was hugely inspired by this man called नरेंद्र मोदी जी। I'm still inspired. हम सब उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और सीखते हैं कि अगर आप कहीं से भी अपनी जर्नी स्टार्ट करो और जो आप अचीव करना चाहते हो वो अगर आप सच्चे दिल से करोगे तो ज़रूर पूरी होगी। तो मैम, जब आपने जर्नी स्टार्ट की तो आपने क्या सीखा पॉलिटिक्स में आके? बेसिकली लाइफ का काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग मोमेंट होता है ना, ये सीखा कि सीखती रहती है। सीखते रहते हैं हम सब, कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर रोज सीखती रहती है। सबसे बड़ी बात जो सीखी ना, वो ये सीखी कि भाई मेरी चमड़ी तो मोटी है। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले जब ये सीख गई कि मेरी चमड़ी मोटी है तो मुझे ऐसा लगा कि भाई टिक जरूर जाऊंगी। क्योंकि जैसे आप कोई भी पोस्ट करते हो, आपको लगता है कि थोड़े से आप मोदी जी के बारे में बोल रहे हो तो आप सीधे डायरेक्टली अंधभक्त हो जाओगे। आप जय श्री राम बोलते हो मतलब आप अंधभक्त हो। ये क्राइटेरिया चल रहा है सोशल मीडिया में, बिकॉज मैं भी कुछ भी जय श्री राम कमेंट कर देता हूँ, उसके नीचे क्या आता है कि आप अंधभक्त हो। मैं तो श्री राम का भक्त हूँ और हम सब बच्चे हैं उनके। और अब एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे जो यूथ है, बहुत सारे लोग, जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेगा, डॉक्टर बनना है मेडिकल कर लेगा, जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैंने न्यूट्रिशंस में मास्टर्स किया हुआ है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। तो पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब हाउ टू बिकम अ पॉलिटिशियन? आप देखिए, यदि आपको पॉलिटिशियन बनना है ना, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपने जितने कोर्सेज बोले ना, वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। यू नो व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल कोर्सेज? क्योंकि वो आपको प्रोफेशन में लाते। बीइंग अ पॉलिटिशियन इज बीइंग इन सर्विस।
और इसीलिए प्रधान सेवक ने हमें ये सिखाया है कि यदि आपके अंदर सेवा की भावना नहीं होगी ना, तो आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए टू बी अ पॉलिटिशियन, वन सिंपल थिंग इज दैट यू शुड वांट टू बी, यू शुड इंटेंड टू बी इन पब्लिक सर्विस। ये सर्विस जो चीज़ है ना, ये अंदर से आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाएं बहुत अच्छी पब्लिक फेसेस पॉलिटिशियंस बन सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं माँ बनी ना, तो मुझे बहुत सेल्फलेस लव का समझ में आया। माँ वैसी होती है, यू नो, शी लव्स द चिल्ड्रन। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे आपके साथ हमेशा फेयर हों, लेकिन माँ हमेशा फेयर रहती है। तो जब आप वो सेल्फलेस लव समझते हो ना, तब आपको, आज मुझे ये देख के लगता है कि मेरे बच्चे को अगर ये सुविधा है, किसी दूसरे के बच्चे को वो सुविधा नहीं है, तो क्यों नहीं है? Exactly. जैसे ही मुझे वो फीलिंग आने लगती है ना, that is the point of time when I can really get into politics. So one, you need to have the intent, but skill is extremely important, because देखिए, आप किसी भी फील्ड में रहे, जब तक you are not competent, आप रह नहीं पाते। और द पैराडाइम ऑफ पॉलिटिक्स इज चेंजिंग। पॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रहा है, परफॉर्मेंस इज कमिंग इन, तो इसीलिए आपको अपनी जगह चुननी है, उस जगह में आपको कॉम्पिटेंसी लानी है। सो अब आई रियलाइज्ड कि माई फोर्टे इज टेक्नोलॉजी, बिकॉज आई केम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरल बैकग्राउंड, और बिकॉज पॉलिटिक्स वॉज चेंजिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर कमिंग ऑन टेक्नोलॉजी। और क्योंकि मेरे नेतृत्व ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि यदि आपको लोगों से कनेक्ट होना है, और जैसे डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वैसे आज हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं डायरेक्ट ब्रांड ट्रांसफर भी होता है नरेंद्र मोदी जी का, राइट? बट वो ट्रांसफर कैसे होता है, उसका बैकबोन टेक्नोलॉजी है। किस तरीके से आप डायरेक्टली किसी से जुड़ सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड इन दिस चेंज, आज यूपीआई क्या है, इट इज एन इनेबलर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप मिडलमैन, राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपए भेजता हूँ और लोगों को केवल मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मैं कहती हूँ हम 1 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए 10 पैसे पहुंचते हैं, क्योंकि वो बैंक में पहुंचता है और इंटरेस्ट ऊपर से पहुंचता है। सो दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस दैट टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट टू पॉलिटिक्स। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना फोर्टे पकड़ा। इसके अलावा, क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे सिखाया कि बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई जो होती है ना, वो लोग होते हैं। तो मैंने बचपन से लोग कमाए हैं, तो मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो हमेशा से ही मेरे साथ हैं। Exactly. सो इसलिए, और रहते हैं, तो इसलिए मैंने लोग कमाने शुरू किए। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम वेरी गुड विथ पीपल। यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स। और इसीलिए ये ऐसा स्किल है जिसका इंटेंट आपको होना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए, कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने आप को पब्लिक में उतारो, उनके नीड्स को समझो। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं नंदुरबार गई थी। नंदुरबार में मैंने एक परिवार को देखा जिसकी सबसे बड़ी बच्ची अपने 8 भाई बहनों को देख रही थी। माँ बाप दोनों दिहाड़ी कामगार थे, वो लोग काम पे गए हुए थे। बड़ी बच्ची केवल मात्र 12 साल की थी, और जो सबसे छोटा बच्चा था वो 8-9 महीने का था, छोटा, और उसका कान सिर्फ इतने से लोब से लटका हुआ था। Oh my God. He was severely acute malnutritioned. मैंने जब उस बच्चे को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज सो अनफेयर। मैंने अपने बच्चों के लिए उनको कितने ध्यान से हर वो चीज़ खिलाई। वो छोड़ देते थे तब भी मैं उनको खिलाती थी, लेकिन कई इतने बच्चे हैं जिनको बेसिक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। जब ये दर्द जो आपको किसी भी माँ को होगा, दूसरे के बच्चे के लिए होने लग जाए ना, तब
So I came back, I fought, I created a malnutrition program, and today under aspirational district हमारे पास जो severely acute SAM मैम का प्रोग्राम है और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसके तहत हमने जो आउटरोल किया प्रोग्राम, उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने हमारा साथ दिया, रैकेट बंकाइजर ने हमारा साथ दिया, और आज महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक नंदुरबार और मेरघाट जो सैम से बाहर निकल गए हैं, मैम से अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सो एक व्यक्ति अगर उसके इंटेंट से इतना हो सकता है, तो आप सोचिए आप जैसे कितने लोग अगर जुड़ जाएं तो ये हम कितना बदलाव ला सकते हैं, कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं। मतलब अगर पॉलिटिक्स में आना है, निस्वार्थ होकर आपको सेवा भावना रखनी पड़ेगी, मुझे ऐसा समझा बिल्कुल कि आपको कोई सोचना नहीं है कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा या कुछ मुझे बेनिफिट होगा, आप बस सेवा करते रहिए। पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन। एग्जैक्टली, अब मुझे समझ में आया, क्योंकि हमारे जो यूथ है ना, सबको लगता है कि हाँ अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो लग्जरी लाइफ हो जाएगी, बहुत अच्छे अच्छे जगह हम घूम सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके लिए आपको दूसरा काम करना पड़ेगा जैसा हम लोग करते हैं। हाँ, ये क्या है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, वहाँ के बहुत सारे लोग जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सिर्फ इसलिए कुर्सी पे बैठे क्योंकि उनको जो पिताजी का अननेसेसरी कमाया हुआ पैसा था उसको मैनेज करना था। तो बहुत सारा ये ग्लैमर देख के बहुत सारे हमारे यूथ जो हैं वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए पिछले 25 सालों से नरेंद्र भाई मोदी ने एक दिन छुट्टी नहीं ली। वो आप देखिए, एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, हम वापस आते हैं, अगले दिन सुबह आप सोते रहते हैं, लेकिन वो उठ के किसी दूसरी जगह असम में पहुंच गए होते हैं कार्यक्रम लेने के लिए। जब तक आपके अंदर ये परसिवियरेंस और ये डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा लोगों को की सेवा करने का, और ये कमिटमेंट नहीं रहेगा कि मुझे देश के लिए करना है, तब तक आप अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। मैम, तो आप जैसे आप एंटरप्रेन्योर है पहले से, उसके बाद पॉलिटिशियन हो गए, तो आप अपना जो प्रोफेशनल लाइफ एंड जो पर्सनल लाइफ है उसको कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा है आपने मैनेज पूछा, आपने बैलेंस नहीं पूछा, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक बैलेंस। बैलेंस होता है, मैनेज ही करना पड़ेगा। मैनेज ही करना पड़ता है। देखिए, मुझे एक चीज पक्का पता है, जो चीज आपको छोड़ के कोई और नहीं कर सकता ना, वो आपको खुद ही करना है। exactly. जैसे मेरे बच्चों की माँ कोई और नहीं बन सकता, तो आई एम अ 24/7 into 365 days a mother, and I'm a mother first. तो that is a priority, right? मेरे अपने स्वास्थ्य का ध्यान कोई दूसरा नहीं रख सकता, तो वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मेरे अपने सपनों की भरपाई मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, वो कोई और नहीं करना पड़ेगा। सपने आपने देखे तो आपको ही पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, समय का ऐसा है कि एक सबसे अच्छी चीज है कि द मोस्ट बिजी पीपल हैव द मोस्ट टाइम। इफ यू आर प्लान्ड देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मैनेज में सबसे ज्यादा टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर आपकी प्रायोरिटीज लाइफ में क्लियर होना, तो आपको सब मैनेज हो जाता है। बस आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया, जो काम केवल मात्र मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। जो काम मेरे अलावा कोई भी और कर सकता है, दैट आई डेलीगेट। एंड ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन पीपल, आई फील दैट पीपल आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अगर आप उनको डायरेक्शन देते हैं, आप उनको ओवरलुक करते हैं, आप उनको सुपरवाइज करते हैं और आप उनको ट्रेन करते हैं, तो एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग, एंड इट इज अ टीम। क्रेडिट मैं लेती हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग काम करते हैं। टीम काम करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो अधिकतर चीज जो आपको लगता है कि मैं मैनेज कर रही हूँ, वो अधिकतर मेरी टीम मैनेज कर रही है, लेकिन क्रेडिट मुझे मिलता है। हाँ, लेकिन आप तो उसको मतलब टीम को बताते हो क्या करना चाहिए, वो तो उनको सही डायरेक्शन देते हैं आप, तब जाके मेरे ही है। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इतना बिजी स्केड्यूल होता है, बिकॉज आपको ट्रैवल भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, आप अपना फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत टाइम तक मैं आपके रील्स में देखता हूँ कि आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, और फिटनेस कैसा मेरा पहला प्यार है, तो मैं इस चीज को रिलेट कर सकता हूँ कि आप कैसे मैनेज करते होंगे। मैं ना किसी इंटरव्यू में थी और वहाँ किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू टेल योर यंगर सेल्फ। तो ना मैं उनको ये बताया कि अगर मुझे 20 साल में पता होता ना कि अभी से एक्सरसाइज रोज करना चाहिए,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसलिए मैं अपने बच्चों को कहती हूँ और हर यंगस्टर को कहती हूँ कि सी, longevity is not longevity of life, longevity is longevity of health। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। देखिए, मैं सुषमा जी को बहुत प्रेम करती थी, राइट। आई वॉज ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय हर। मुझे याद है कि मैं अच्छी ओरेटर थी, तो 9th-10th में मेरे स्कूल वाले, मेरी टीचर्स मुझे कहती थी कि अरे सुषमा जी की तरह बोलती हो तुम। तब से मुझे ऐसा लगता था कि अरे मुझे सुषमा जी से मिलना है। व्हेन आई मेट सुषमा जी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैड दिस फैन गर्ल मूवमेंट, मेरे आँख ही चमक गई थी एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। लेकिन सुषमा जी जब अपने पीक पे थी तो अचानक से एक दिन हमें छोड़ के चली गई। तो देखिए क्या है, आप अपने, देखिए जिंदगी का तो भरोसा नहीं है, लेकिन आप जब तक जिए तब तक आप अपने ड्रीम के लिए काम करते रहे, आप अपने सपने के लिए काम करते रहे, आप अपने मकसद के लिए काम करते रहे, आप अपने पर्पस के लिए काम करते रहे। ये यदि आपको चाहिए तो आपको अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ। देखिए, ये शरीर पहला गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है। बाकी आप बहुत सारे गिफ्ट संभाल के रखते हैं, हम, ये मेरे पिताजी ने दिया, ये मेरी मम्मी ने दिया, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया एंड सो फोर्थ, राइट। लेकिन भगवान की तरफ से जो आपको गिफ्ट मिला है ना, उसको संजोने का काम हमारा है। इसलिए यू हैव टू टेक। तो आप डाइट कैसे मेंटेन करते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं? बिकॉज मेरा जो दूसरा चैनल है जहाँ पर ट्रैवलिंग करता हूँ, तो महीने में एक ट्रिप नहीं किया तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने फंडे शेयर कर रखे ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं? मैं बहुत सिंपल चीज़ें करती हूँ। आई एम अ वेरी केयरफुल ईटर। आई ईट वेरी हाई प्रोटीन। आई ह्यूजली अवॉइड शुगर। शुगर इज नॉट नीडेड, सो यू हैव टू अवॉइड शुगर। तीसरा, देखिए हमारे कार्य के मुताबिक हमारे टाइमिंग का भरोसा नहीं रहता है, लेकिन आई फास्ट अ लॉट, सो आई बिलीव इन फास्टिंग। आई फॉलो एन इंटरमिटेंट डाइट, सो आई इंश्योर कि हमारे फास्टिंग आवर्स मेंटेन रहें। कभी कभार आगे पीछे, आई एम नेवर टू स्ट्रिक्ट ऑन माई सेल्फ, बट यूजुअली आप अगर देखें, अगर आप फास्टिंग आवर्स मेंटेन कर रहे हैं, आपका प्रोटीन इनटेक हाई है, और आपका मूवमेंट ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई इंश्योर कि एवरी सिंगल डे आई कैन डू सिंपल स्ट्रेचेस, या आप उसको योगा कह सकते हैं। आप कुछ ना कुछ अपने शरीर को मूवमेंट जरूर दीजिए। सो these are simple tips which I follow, and last but not the least, I believe in meditation. I was asking the same question because मैं सोच के रख रहा था कि जैसे आप फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे, मैं आपसे मेंटल फिटनेस के लिए जरूर पूछूंगा। देखिए, मेंटल फिटनेस केवल मात्र 3 चीजों से आती है। एक, आपको अपने मेंटल स्थिति का ध्यान होना चाहिए, सो यू शुड नो वेयर यू स्टैंड इन योर मेंटल फिटनेस लेवल, राइट। सेकंड, बिकॉज यू आर अवेयर डजंट मीन दैट यू कैन इग्नोर। सो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को समय देना पड़ेगा स्पिरिचुअली। तो रीड, राइट, मैं लिखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें लिखाई में चली जाती है, बहुत सारी चीज़ पढ़ती हूँ। अभी भी आई इंश्योर दैट आई रीड 6 पेजेस अ डे। बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, सो आई एम यू नो, आपको अगर भजन अच्छा लगता है भजन सुनिए, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनिए। देयर हैज़ टू बी सर्टन थिंग्स दैट यू डू फॉर योर मेंटल वेलनेस, एंड यू शुड नो कि हाउ योर मेंटल वेलनेस यू कैन अचीव इट योर सेल्फ। मुझे फॉर एग्जाम्पल, आई लव म्यूज़िक, तो मुझे पता है कि मैं यदि इतने देर के लिए म्यूज़िक सुनती हूँ तो इट इज़ लाइक मेडिटेशन टू मी। बट बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, नथिंग कैन टेक अवे मेडिटेशन। यू हैव टू सिट डाउन, गिव योर सेल्फ टाइम, एंड यू नीड टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रीथ। क्योंकि जैसे शरीर आपके लिए गिफ्ट है, आप सोचिए, आपके जिंदा रहने और मरने में केवल मात्र एक ही चीज़ है जिसका अंतर है, वो है सांसें। तो हमारी सांसें चल रही है ना, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? तो इसीलिए खुशी मनाइए, सांसें लीजिए, आप जिंदा हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैम, एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे पॉलिटिक्स तो पिछले कई सालों से चले आ रही है, कई जनरेशन गुजर गए,
तो ये जो न्यू पॉलिटिशियन, जो न्यू जनरेशन आई हुई है, इन्होंने क्या ऐसा किया है जो ओल्ड जनरेशन नहीं कर रही थी? देखिए, हर जनरेशन को लगता है कि हमने कुछ बहुत अच्छा किया है, बट हमेशा से ही हम आज यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि मैं अक्सर ये कहती हूँ, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है, 6 अप्रैल है। हमने 2 लोगों से शुरुआत की, इसीलिए आज हम 302 पे हैं और इसीलिए अब हम 370 पे होंगे और अब की बार 400 बार होंगे। मोदी जी ने तो बोल के ही रखा हो। तो इसीलिए आप ये बात समझिए कि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ योगदान रहता है ताकि हम एक पायदान आगे बढ़ सके। इस जनरेशन में, और केवल मात्र राजनीति की बात नहीं कहूँगी मैं, आप हमारे क्रिकेटर्स देख लीजिए, आप हमारे इनोवेटर्स देख लीजिए, आप हमारे स्टूडेंट्स देख लीजिए। ये जो न्यू क्रॉप, न्यू जनरेशन, द न्यू मिलेनियल्स ऑफ टुडे, इनका कॉन्फिडेंस अलग है बहुत। और ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है नए भारत की पहचान होने वाली है। अब देखिए, आप चाहे क्रिकेटर्स में आप देख लें, बच्चे कितने बड़े हैं, 17 साल के, 18 साल के, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज, जब वो बस से उतरते हैं, नीचे जाते हैं फील्ड पर, लुक एट देयर स्टैंस एंड लुक एट, आप कितना भी उनको प्रेशराइज कीजिए, वो प्रेशराइज नहीं होते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्फिडेंस विच इज देयर। और किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आप इनोवेशन देख लीजिए, आज जो इनोवेशंस हैं, एक समय था जब मैं एंटरप्रेन्योर बनी तो हमारे जनरेशन के बहुत सारे लोग केवल मात्र यूएस जाके सेटल होना चाहते थे। हैविंग अ ग्रीन कार्ड वाज देयर अल्टीमेट एम इन लाइफ, राइट? अगर इनोवेशन करना होता था तो हमारे लोग सोचते थे कि अच्छा, ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो अमेरिका में चल रहा है, अब हम वो इंडिया में लेके आते हैं। लेकिन आज जो नए बच्चे हैं, जो नए इनोवेटर्स हैं, वो सोच रहे हैं भाई भारत की जरूरत क्या है। हम गली में जाएंगे, कूचे में जाएंगे, गांव में जाएंगे, देखेंगे वहां उन लोगों की जरूरत क्या है और उस जरूरत के मुताबिक। देखिए, आईआईटी कानपुर में एक बच्चे से मैं मिली थी, उसकी माँ घर में बर्तन धोती थी, वो बीमार हो गई और 3-4 दिन घर पे नहीं जा पाई, काम पे नहीं जा पाई। तो जो उसकी मालकिन थी, उसने किसी और बर्तन धोने वाली को रख लिया। उसने बोला कि अरे तुम क्या सोचती हो, तुमने बताया नहीं, तुम आती नहीं हो, तो मैंने दूसरी रख ली, राइट? इस औरत ने बहुत ढूंढा, उसको काम नहीं मिला और फाइनली उसको शादी ब्याह में काम मिला। एंड देन शी रियलाइज कि भाई वहाँ पैसे अच्छे हैं, लेकिन शादी में लगातार 5 घंटे बर्तन धोने पड़े, क्योंकि शादी चलती थी, जैसे जैसे लोग खाते थे ये बर्तन धोती थी, पैसा अच्छा मिलता था, तो धीरे धीरे उनका काम वही हो गया। इस लड़के ने आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग करते हुए इसने कम्युनिटी डिशवॉशर बनाया फॉर वेडिंग्स, क्योंकि इसको पता था कि मेरी माँ बर्तन धो धो के मुझे इंजीनियर बनाया है। ये एस्पिरेशन नए भारत का है, एंड दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू जनरेशन, एंड इट इज एवरीवेयर, इट इज इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। वी नो टुडे कि इंडिया इज चेंजिंग, हम नए भारत की पहचान होने वाले हैं। हम जो चेंजेस हैं, हम बहुत सारे जनरेशन, हम 2G 3G कई बार पास करके सीधे 5G देखने वाली जनरेशन है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कॉन्फिडेंस ही अलग है। मैम, आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? लाइक जब आप एंटरप्रेन्योर थे, उसके बाद जब पॉलिटिक्स में आए तो कितने चेंजेस आए? 180 डिग्री। देखिए, राजनीति एक बहुत अलग सेक्टर है और क्योंकि मेरे परिवार में ना पीछे कोई है, ना आगे कोई है, ना हमें कोई बताने वाला था कि भाई राजनीति में कैसे जाना है, क्या करना है, इसलिए मेरी जिंदगी ने बहुत ज़्यादा बदलाव देखे हैं। मेरी सोच ने बहुत ज़्यादा बदलाव देखे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि श्वेता जी आपकी दांत हमेशा निकले रहते हैं। तो अब मुझे, पहले मैं इसलिए मुस्कुराती थी क्योंकि मुस्कुराना अच्छा है आपकी सेहत के लिए। अब मैं इसलिए मुस्कुराती हूँ कि कल मुस्कुराना बंद तो नहीं हो जाएगा, इसलिए आज मुस्कुरा लेती हूँ। नहीं, हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम्हें टेंशन नहीं आता है क्या, कि हमेशा हंसते रहते हो? मैं बोलता हूँ कि श्री राम की कृपा है मेरे ऊपर और साथ में टेंशन देते हैं, लेने का नहीं टेंशन। मैम, थोड़े सीरियस टॉपिक पे जाते हैं। जैसे CA NRC लागू हो गया,
तो बहुत सारे लोग उसका बोझ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था, स्पेशली जो अपोजिशन है, कि इससे जो माइनॉरिटी है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़ा इलाबरेट करके बता दीजिए ताकि हमारे जो नॉर्मल व्यूअर्स है वो समझ सके कि क्या है, क्योंकि मैनिपुलेशन के शिकार हर कोई बन रहा है आजकल। देखिए, मैं अगर इलाबरेट करना जाऊंगी तो अगला 1 घंटा उसी में लगेगा। थोड़ा। लेकिन मैं एक बहुत स्पेसिफिक चीज आपके यंग व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। देखिए, ये एआई और डीप फेक का ज़माना है, लेकिन उससे पहले भी ये नैरेटिव्स का ज़माना है। प्लीज़ समझिए इस बात को। आप जो आज यूट्यूब देखते हैं या आप कंटेंट देखते हैं या आप कुछ भी देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, आप किसी ना किसी नैरेटिव के हिस्सा हो रहे हैं। यू आर फॉलिंग प्रे टू अ नैरेटिव। और इसीलिए मैं यंग जनरेशन को कहती हूँ, क्योंकि हमारा पढ़ने की आदत चली गई है, हमारी रिसर्च करने की आदत चली गई है। जब आप कुछ सुनते हैं ना तो उसका विश्वास मत कीजिए, आप उसके अंदर जाइए। सीएए कानून के अंतर्गत क्या है, ये एक्चुअली कितने लोग ने जाके पढ़ा है? फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा ज्यादातर लोगों को। एग्जैक्टली। अगर आप यंगस्टर से पूछेंगे, एग्रीकल्चर बिल्स जो हुए, इतने लोग रास्ते पर आए, 300 पन्नों का एग्रीकल्चर बिल था। क्या किसी ने अंदर जाकर ये पढ़ने की कोशिश की और तब साइड्स लेने की कोशिश की? आज की जनरेशन के युवा जो हैं, वो एक आपके जैसे यूट्यूबर को देखते हैं, क्योंकि आप जय श्री राम बोलते हैं तो इनको लगता है कि ये इस तरफ से बोल रहे हैं। कोई और कुछ और बोलता है, उनको लगता है वो उस तरफ से बोलते हैं। उनकी सुविधा अनुसार, उनके बैकग्राउंड के अनुसार, वो जहां से आते हैं, उनका इकोसिस्टम कैसा है, वो किसी एक का चयन कर लेते हैं और उस नैरेटिव का हिस्सा हो जाते हैं। मेरा कहना है कि आप किसी भी चीज से पहले आप अपनी स्टडी कीजिए ना। स्टडी कीजिए, आप स्टडी तो कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। देखिए, बहुत सिंपल है सीएए। आप किसी भी देश का सिटीजनशिप लेने के लिए, अभी हमने बात की कि हम मेरे जमाने में जितने मेरे दोस्त थे सब ग्रीन कार्ड लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम सबसे पावरफुल देश अमेरिका के सिटीजन बनना चाहते हैं। अब आप देखिए, हमारे देश के सिटीजन बनने के तरीके क्या हैं। अगर आपके माँ बाप इंडियन हैं तो आप इंडियन हैं। अगर आप इंडिया की धरती पे पैदा हुए हैं तो आप इंडियन हैं। अगर आप ओसीआई लेते हैं, आप बाहर हुए हैं, लेकिन आप चूज करते हैं कि मुझे इंडिया की धरती पे, क्योंकि मेरे दादा परदादा यहाँ के हैं तो मुझे यहाँ का सिटीजनशिप चाहिए, तो आप ओसीआई ले लेते हैं, आप सिटीजन बनते हैं। फिर सरकार कुछ लोगों को तय करती है, जैसे सलमान रश्दी को, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको निकाला मिल जाता है इधर से, जैसे कहते हैं कि शरणार्थी आते हैं और वो मांगते हैं कि आप हमको सिटीजनशिप दीजिए, तो वो सरकार को मांगते हैं, आप सरकार को सिटीजनशिप दे देती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी प्रताड़ित रहे, जो पाकिस्तान में प्रताड़ित रहे, और खासकर ये माइनॉरिटीज थे, जैसे हिंदू माइनॉरिटी, वहां के माइनॉरिटी थी। यहाँ के तो हमारे माइनॉरिटी नहीं है, 20% में तो हमको माइनॉरिटी छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे देश के युवाओं को सबसे पहले ये तय करना चाहिए। और मेरा मानना है, ये कोई और राजनीति में ये बात नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहती हूँ कि इट इज वेरी सैड दैट फॉर अ प्रोग्रेसिव कंट्री लाइक आवर्स वी फाइट आवर बैटल्स टू बी कंसिडर्ड बैकवर्ड, एंड being the largest volume of people, number of people, we still fight a battle to become a minority. कोई किसी को तो हिम्मत होनी चाहिए इन दोनों जगह से जो खड़ा हो और कहे कि नो, आई डोंट वांट टू बी अ बैकवर्ड, आई डोंट वांट टू बी अ माइनॉरिटी। बट द फैक्ट इज देयर आर माइनॉरिटीज। जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज थे, हिंदू थे, जो वहां प्रताड़ित हुए, हिंदू जो पाकिस्तान में थे, वो कहाँ जाएंगे? कौन और देश हिंदू देश है बताइए? पूरे इतने देशों में हमारे पास 198 देश है, उसमें कौन एक और हिंदू देश है क्या? एक नेपाल हुआ करता था, वो भी नहीं है, वो भी नहीं रहा। एग्जैक्टली। और हम भी उस कगार पे चलते जा रहे हैं। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को ये देश को तय करना था कि भाई ये हमारे जैसे फेथ रखने वाले लोग हैं। हमने तो जूस को उस समय शरण दिया जब कोई और शरण नहीं दे रहा था। तो हम अपने लोगों को, जो हमारे भाई हैं, यहां से वहां गए हैं, वो जब वापस लौटे तो उनको हम सिटीजनशिप क्यों ना दें? सीएए किसी को सिटीजनशिप देने का नाम है, किसी का सिटीजनशिप लेने का नाम है ही नहीं। तो जब कोई नैरेटिव आपको ये बता रहा है कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, तो क्या अभी तक आपके पास सिटीजनशिप नहीं थी क्या?
अगर आपके माता पिता यहाँ के हैं, आप यहाँ धरती पे पैदा हुए हैं, आपके नाना नानी यहाँ के हैं, आपके पास यहाँ का पासपोर्ट है, आपके पास यहाँ का आधार कार्ड है, कौन माई का लाल आपका सिटीजनशिप छीन सकता है? फिर आपको जो लोग ये बता रहे हैं, क्या आप उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्या? या फिर आप भी क्या प्रोपेगेंडा के हिस्सा हैं? हिस्सा है। फिर आप मानिए ना कि आप प्रोपेगेंडा के हिस्सा हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रोपेगेंडा के हिस्सा हैं, जैसे स्वरा जी। अब बहुत जल्दी, अब उन्होंने शादी तो कर ही ली है, Exactly. अपना रिलीजन बदल ही लिया है, अब बहुत जल्दी वो सपा के टिकट पे खड़ी भी हो जाएंगी। तो उनका तो एजेंडा और उनका पर्पस बहुत क्लियर है। हम जो उनके एजेंडा में आते हैं, हमारा एजेंडा क्या है ये हमें तय करना। और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल CA/NRC के लिए रैली कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल मेरे भी काफी सारे जो माइनॉरिटी वाले फ्रेंड्स थे, उनसे पूछता हूँ तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो क्योंकि मेजोरिटी जो हमारे हिंदू है बेसिकली, हमारे जो इंडिया भारत में, तो हमने कभी किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। तो ये जो प्रोपेगेंडा के मुसलमानों ने भी किसी को प्रॉब्लम नहीं की, क्योंकि भारत देश में रहने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, वो पहले भारतीय होता है। तो हमें प्रॉब्लम उन लोगों से है जो पहले भारतीय नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान प्रेम है ना, तो फिर आप भारतीय नहीं, फिर आप हिंदू मुसलमान के नाम में छुपिए मत, क्योंकि देश का सच्चा मुसलमान जो है ना, वो भारतीय है।